प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। आज हम ज़रा गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उरूज व ज़वाल पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि जिसने बड़ी पजीराई हासिल की और PTI के आप पूरी की पूरी इस लाइफ को, इस कहानी को, इस दास्तान को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो जब ये जमात कायम हुई और नज़रियाती लोग, लीडरान, कारकुनान इसके मौजूद थे और उनके पास एक शायद विजन था, एक कमिटमेंट थी। उसके बाद एक फेज़ आया जब इसमें इलेक्टेबल्स की एक बड़ी तादाद शामिल हुई और फिर अब एक हाल ही में हम इसका एक फेज़ देख रहे हैं, ख़ासतौर पर 9 मई के बाद, जब बड़ी तादाद में वकला हजरात इस जमात में अगरचे पहले से भी थे और कुछ शामिल भी हुए और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक चेहरा तब्दील होकर रह गया है। और इसके लिए हमने जहमत दी है गुफ्तगू करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लाइफ पे और ये जमात कैसे कायम हुई और अब इसका क्या स्टेटस है और जो लोग नज़रियाती उस जमात में शामिल थे उनके साथ क्या हुआ। फौजिया कसूरी साहिबा को कि जो बानी रुकन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और शायद इनसे बेहतर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई नहीं समझता, और उनके साथ क्या हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फौजिया कसूरी साहिबा हमें ज्वाइन करने का। Not at all. Thank you कि आपने मुझे प्रोग्राम पे इनवाइट किया। जी प्लेजर इज ऑल आवर्स। फौजिया कसूरी साहिबा, ये फरमाइएगा कि 1996 से आप इस जमात के साथ हैं और जो बानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, उनको यकीनन आप पहले से जानती होंगी, आप के साथ वर्किंग रिलेशनशिप होगी। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा क्या वजह थी आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा शुरू पहले दिन से बनी, थोड़ा सा अगर ये ब्रीफली हमें बता पाएँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिजाद। मैं हमेशा से पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट थी, मुझे हमेशा से पाकिस्तान के पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट था। इवन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, मैं कॉलेज में भी इलेक्शंस लड़ती रही हूँ, मैं हमेशा डिबेट्स में हिस्सा लेती थी। आई हैव ऑलवेज थॉट दैट पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आई वाज बोर्न इन पाकिस्तान, हमें तो उस मुल्क से बहुत इश्क है जी, और आज तक भी है। और हमेशा एज वी वर ग्रोइंग अप थ्रू द इयर्स हमने यही सुना कि जी पाकिस्तान के अंदर हमने डिक्टेटरशिप्स देखी, और वो अयूब खान, हम तो बच्चे थे मगर अयूब खान का मार्शल लॉ था, हमेशा इश्यूज सुने। तो यू नो वंस थ्रू कॉलेज एंड एवरीथिंग एक फ्रेश आइडिया सामने आया कि जी पाकिस्तान के अंदर जस्टिस होनी चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ की जरूरत है, पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आनी चाहिए जहां पर ऐसे लोगों को नुमाइंदगी का मौका मिले और सामने आ सकें जो वेल मीनिंग हो, जो कि एक रिवायती तौर पे सियासतदान ना हो, ट्रेडिशनली एक नई थॉट और एक नई सोच लेके सामने आए। एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड तहरीक इंसाफ। तो इमरान खान जो थे उस वक्त वो एक क्रिकेटर थे, उन्होंने अपनी क्रिकेट की फील्ड में बेशक उन्होंने बहुत वैल्यूबल पाकिस्तान के लिए काम किया और वो बहुत सक्सेसफुल रहे, और उन्होंने एक पढ़े लिखे इंसान थे, तो नजर आता था कि जो वो बात कर रहे हैं, ही प्रोबेबली मीन्स वेल फॉर पाकिस्तान एंड मे बी ही कुड बी द चेंज दैट पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर। और ये सोचते हुए जब उन्होंने एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाया, तो हम जैसे लोग, मुझ जैसे लोग जी, जो कि सियासत में दिलचस्पी तो रखते थे, बट आई नेवर रियली हैड द इंक्लिनेशन टू जॉइन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज हम कुछ डिफरेंट चाहते थे। तो उस सोच के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वजूद में आई, एंड दैट इज हाउ द होल स्टोरी स्टार्टेड। And Shahzad, I want you to know that I'm the first woman member of PTI. जिस दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 1996 हॉलीडे इन लाहौर में इसका अनाउंसमेंट हो रहा था, उस दिन मैं मौजूद थी। तो अच्छा, दैट्स सरप्राइजिंग, सॉरी टू कट यू हियर, बिल्कुल सही आपने फरमाया, बट ये हमारे लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात है और इस पे आप कई दफा बात भी कर चुकी हैं। और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडर की नेबर भी थी, आपके अच्छी दोस्ती थी आपके हस्बैंड की, आपके एक्सटेंडेड फैमिली की, लेकिन आपने अपनी अमेरिकन नेशनैलिटी को फोरफीट किया, आपने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना था, मेंबर पार्लियामेंट बनना था और सारे लोग यही समझ रहे थे कि आप कोर टीम की मेंबर होंगी, बट फिर एक बॉम्बशेल गिराया गया आपके ऊपर शायद कि आपको टिकट तक नहीं दिया। क्या ये वजह थी आपकी पार्टी छोड़ने की? शहजाद, टिकट की तो वजह बहुत बाद में आई है, देयर इज नो सच वजह। मैं आपको बताऊं, मैंने अपनी नेशनैलिटी जो यूएस नेशनैलिटी थी वो मैंने रिलिंक्विश की थी, मैंने उसको छोड़ा था इन मार्च ऑफ 2013।
दिस इज बिफोर द फर्स्ट इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पीटीआई का अनाउंस हुआ था। उस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए, हालांकि हमारे आइन में ऐसी कोई नहीं लिखा हुआ था कि इफ यू आर अ डुअल नेशनल आप पार्टी इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते, बट मैं अब समझ गई थी बाद में कि मुझे इलेक्शन से दूर रखने के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली अब तो बहुत सी चीजें बाद में आया हो गई थी। शायद चेयरमैन साहब जो हमारे थे उस वक्त, इमरान खान साहब, उनका इंटरेस्ट था। आयला मलिक ने नई नई पार्टी ज्वाइन की थी, वो चाहते थे कि उनको मौका मिले, वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएं। जिस किस्म का वो इलेक्शन था वो सारी दुनिया के सामने है। वो इमरान खान साहब ने खुद एडमिट किया कि वो एक फ्लॉड इलेक्शन था, उसमें दबा के रिगिंग हुई है, और इसके अंदर अनफॉर्चुनेटली वही लोग रिगिंग के जिम्मेवार थे जो आज हामिद खान साहब भी हैं, और ये सब लोगों की मिली भगत थी। वो एक निहायत ही रिक्त पार्टी इलेक्शन था। मुझे उससे दूर रखना था, मुझे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, और उसके अंदर बहुत से डुअल नेशनल्स ने वो पार्टी इलेक्शन लड़ा, बट आई वॉज द ओनली वन हु वाज डिस्क्वालीफाइड। ऑब्वियसली इंसान हूं, पर दिल तो इंसान होता है। मैं बहुत सैड हुई थी और मैंने इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया था, और मैंने इनफैक्ट 2013 में पार्टी छोड़ दी थी, मगर खान साहब ने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं वापस आए, हमें पता है ज्यादतियां हुई हैं और हम इनका अजाला करेंगे, सब वर्कर्स को इंसाफ मिलेगा। और मैं अकेली नहीं थी, बहुत से हमारे वर्कर्स उसके अंदर बहुत रुस्वा हुए थे उस इलेक्शन के अंदर। लेकिन आप नहीं समझती कि ये सारा कुछ जो हो रहा था ये पार्टी चेयरमैन के बिहेस्ट पे हो रहा था? मतलब उनको पता था, उनकी मर्जी से सारी बात हो रही थी। बिल्कुल ऐसा ही है, मैं आज समझती हूँ बिल्कुल ऐसा है, एंड आई फाउंड दिस आउट लॉन्ग टाइम अगो। देखिए शहजाद, हम पार्टी बनाने वालों में से हैं। मैं हूँ, अकबर बाबर साहब हैं, इवन हामिद खान साहब फाउंडिंग मेंबर अगर हैं, तो मुझे इतना अफसोस हुआ देख के कि जिस तरह उन्होंने कोर्ट के अंदर, हामिद खान साहब हमेशा फॉर हिमसेल्फ, उन्होंने हमें कभी स्टैंड नहीं लिया किसी हक की बात का पार्टी के अंदर। तो जब आप किसी चीज में बिलीव करते हैं और आपने एक चीज बनाई है, आपका एक फलसफा है, हमारी क्या कोई जंग है, हमारी क्या मुखालफत है इमरान खान से। मैं तो इमरान खान को हमेशा अपना भाई और अपना लीडर मानती थी, मैं तो उनकी इतनी इज्जत की है हमेशा, मगर हमारा जरूर डिफरेंसेस थे जब पार्टी की फिलॉसफी जो थी, जो पार्टी का नजरिया था, उससे हम हटते चले जा रहे थे। हर काम जो होता था तो हम बोलते थे ना, अकबर बाबर तो इमरान खान के बहुत अच्छे दोस्त थे, इमरान खान तो उनकी बहुत इज्जत करते थे उस वक्त तक, जब तक अकबर बाबर ने ये पॉइंट करना नहीं शुरू किया कि पार्टी के अंदर जो फॉरेन फंडिंग आ रही है, जो पार्टी के फाइनेंसेस हैं, उनके अंदर घपले हो रहे हैं। लेकिन तो अभी आप जी मैम, अभी आपने जिक्र किया कि एजुकेटेड मैन और एक रेपुटेशन थी कि ऑनेस्ट, क्लीन, किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल करप्शन नहीं है, लेकिन वो जो उनके बारे में एक सॉर्ट ऑफ एक इम्प्रेशन था जो कायम हुआ था, वो अब रिसेंटली जितने वाकयात सामने आए हैं और जैसे जैसे एक्सपोजर सामने आ रहे हैं, तो वो तो बड़ी एक अजीब सी बात है। सो आप लोग जब उस वक्त उनके इतने करीब थे, सो आपको ये चीज़ रियलाइज नहीं हुई, जज नहीं हुआ कि वो अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है? देखिए शहजाद, जो वो बात करते थे ना सामने, हमारे उनसे इंटरेक्शन को ये नहीं था कि सुबह शाम हम उनके साथ कोई दोस्ती के ताल्लुकात थे। वो हमारे लीडर थे, हमारी उनसे मीटिंग्स में मुलाकात होती थी, हमारी उनसे ऑफिस में मुलाकात होती थी, और जब भी मैं तो हमेशा से कोर कमेटी का हिस्सा रही हूँ पार्टी की, मैं हमेशा सीएसी का हिस्सा रही हूँ। 17 years आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द विमेन विंग। हम अपना विमेन विंग चलाते थे, हम दिन और रात, हमें नहीं मालूम होता था कि पार्टी के ऑफिस में क्या हो रहा है। ये तो जब अकबर बाबर साहब इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बने और वो पार्टी के ऑफिस में रेगुलरली आने लगे, तो उन्होंने देखा कि फंड्स के अंदर घपले हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको पॉइंट किया बात को। अच्छा, रहा ये कि क्या उनकी खान साहब की पर्सनल लाइफ थी, ये मैं आज एडमिट करती हूँ कि ये वाकई हमारी गलती थी, बहुत से लोगों की ये गलती है कि हम अगर कभी ये सोचें कि कोई भी पब्लिक लीडर जो है, जो उसकी प्राइवेट लाइफ है वो उसकी पब्लिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं करेगी। आई वॉज रॉन्ग, मैं एडमिट करती हूँ, मगर मैंने हमेशा ये समझा कि वो जो अपनी पर्सनल जिंदगी में कर रहे हैं वो उनके मामलात हैं, वो मुल्क के लिए अच्छा चाहते हैं, वो मुल्क के लिए अच्छा करेंगे। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम शहजाद, ये बातें आया होने लगी। आप ये देखिए, मैंने पीटीआई को छोड़ा है 4 महीने बिफोर
the election of 2018 और मैंने उस वक्त पीटीआई को छोड़ा जबकि राइटिंग ऑन द वॉल थी कि पीटीआई पावर में आ रही है। सारा मीडिया उनके साथ था, सारी इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ थी, सारी दुनिया को पता था कि पीटीआई पावर में आने वाली है। कोई पीटीआई के वर्कर्स मेरे रिश्तेदार तो नहीं लगते, वो मेरे कोई फर्स्ट कजन्स तो नहीं थे कि मैं उनके लिए जंग लड़ रही थी, मगर मेरी जो रूट्स थे वो वर्कर्स में थे और मैं देख रही थी कि वर्कर्स के साथ ज्यादती हो रही है, तो मैं कॉन्स्टेंटली बोलती थी विद द रिजल्ट कि जो बोलने वाले होते हैं, जो निशानदेही करते हैं, बिकॉज आई वॉज नॉट अ चमचा, मैं चमचों में शामिल नहीं थी कि जो होता है होने दो। मैं बोलती थी हमने ये पार्टी बनाई थी इंसाफ के लिए, हमने बनाई थी कि हम इस पार्टी को इदारा बनाएंगे, हमने इसलिए नहीं बनाई थी कि इसके अंदर सारा कूड़ा करकट पूरा सियासी जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर से जो हमें शामिल होना चाहे हम उसको शामिल करके और हम अपनी आइडियोलॉजी और नजरिए को जो है वो ट्रैश कैन के हवाले कर दें। इट वॉज नॉट द केस। ओके, यहाँ पे एक सवाल है मैम, एक सवाल है, जैसे आपने भी जिक्र किया, एक उनके बारे में जो बात कही जाती है और अकबर एस बाबर ने मेरे शो में भी बात की कि वो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग नार्सिसिस्ट टेंडेंसीज हैं, अपने सिवा किसी और को वो बर्दाश्त नहीं करते। शायद यही वजह है कि बड़ी आसानी से उन्होंने आप जैसे दीगर लोगों के जिनका आपने नाम लिया, जो नजरियाती साथी थे, सियासी साथी थे, पर्सनल दोस्त थे, उनको बड़े आराम से छोड़ दिया और उन पर शायद कोई रिमोर्स भी नहीं हुआ होगा। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कितनी ये डेंजरस और मीन टेंडेंसी है, खुदा माफ करे। यू नो शहजाद, आदमी अपने घर में एक पेट भी पालता है तो उसको भी मिस करता है अगर वो पेट थोड़ा सा बीमार हो जाए, आपने एक घर में कुछ पाला हुआ है तो आप वो क्वाइट भी हो जाए तो आप सैड हो जाते हो कि ये बोल क्यों नहीं रहा और ये क्यों ना, कि साथी तो इतने मुश्किल से मिलते हैं और वो भी साथी जो पहले दिन से आपके साथ चले होते हैं, आप उनको नहीं छोड़ दे सकते हैं और वो भी जबकि वो हक की बात कर रहे होते हैं। तो लिहाजा वो तो छोड़िए जो इन्होंने ज्यादतियां की हैं। देखें शहजाद, अल्लाह ढील जरूर देता है, ढील तो अल्लाह ताला ने शैतान को दी हुई है आखिरत तक, आखिरी दिन तक अल्लाह ने शैतान को बहुत पॉपुलर भी बना दिया है। बड़ी दुनिया शैतान की फॉलोअर्स हैं, बड़ी दुनिया उसके कामों के ऊपर चलते हैं, मगर इज दैट राइट? नो, इट्स नॉट राइट। हमें मुकाबला करना चाहिए और मैं आज भी समझती हूँ कि पाकिस्तान की कौम को सोचना चाहिए। मैं इतनी हैरान होती हूँ, कई दफा मैं देखती हूँ मेरे अच्छे खासे अल्लाह वाले टाइप लोग भी हैं, भाई हम सभी अल्लाह से डरते हैं, हम मुसलमान हैं, हमारा एक फेथ है, हमारा एक ईमान है। हर कैरेक्टरिस्टिक जो इमरान खान का है, झूठ बोलना, मुनाफकत करना, तकब्बुर करना, गुरूर करना, ये तमाम चीजें उनकी पर्सनल लाइफ तो छोड़िए, खुदा माफ करे, उसके ऊपर कमेंट में नहीं करना चाहती, मगर ये चीजें जो उनकी पब्लिक लाइफ में नजर आती हैं ये सब इस्लाम के मुनाफी हैं, ये सब इस्लाम के खिलाफ है। इसके ऊपर अल्लाह अच्छी तरह नहीं देखता है। ये कौन से लोग हैं जो अभी भी आज उनको समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़े सेवियर इस पे बात करते हैं, लेकिन इससे पहले एक सवाल है, इस पे भी बात करते हैं। एक सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया कि किस तरीके से पार्टी कायम हुई, आपके उस पे विजन क्या था, उसके पीछे फिलॉसफी क्या थी, लेकिन शायद कभी भी आप लोगों ने ये इस पर आप राजी ना हुए हों या ऐसी कोई डिस्कशन ना हो कि आपने इसको कोई पर्सनालिटी कल्ट बनाना है या कोई पर्सनल फीफडम बनाना है इस जमात को, लेकिन फिर ये इसमें कन्वर्ट कैसे हुई? ठीक है, एक फैन फॉलोइंग थी, लेकिन आप तो एक डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी लेके आए थे, आप जो फैमिली पॉलिटिक्स है उसके खिलाफ थे, तो फिर ये इसमें कन्वर्ट कैसे हो गई? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं समझती हूँ इतनी ज्यादा इनकी एक हरासमेंट और इंटिमिडेशन की इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई, इट्स रादर ईवल एक्चुअली शहजाद, खुदा माफ करे, मुझे तो ये इतना अजीब सा सारा सेटअप लगता है। इन्होंने सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया अपने लिए, बट फॉर फॉल्स प्रोपेगेंडा, झूठ फैलाने के लिए, लोगों को धोखा और डिसीट देने के लिए इन्होंने सोशल मीडिया को, इन्होंने कभी सोशल मीडिया के ऊपर कोई पब्लिक प्रोग्राम जो पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट के हों कभी उन चीजों को प्रमोट किया। इट वॉज ऑलवेज अबाउट अ कल्चर ऑफ अब्यूज एंड वल्गैरिटी। इन्होंने इस हद तक लोगों को डराया, अपनी जबान से डराया इमरान खान ने कि शादियां नहीं होंगी, मैं एसी उतार दूंगा, पंखा छीन लूंगा, तुम्हें रुलाऊंगा, इसको रुलाऊंगा। भाई कोई किसी को नहीं रुलाता है, ये सब अल्लाह के कंट्रोल में चीजें होती हैं। अल्लाह की जब पकड़ आती है तो फिर अब आप देखिए कि कौन रो रहा है और कौन कहाँ पड़ा हुआ है और कौन आजाद फिर रहे हैं और कौन सब सुकून से हैं। मैं शहजाद अभी पाकिस्तान आई हुई थी, 5 हफ्ते रह के गई हूँ। इतना ब्यूटीफुल हमारा मुल्क है, अल्लाह इसको सलामत रखे। इस कदर लोग मुझे सब वहां पर ठीक नजर आए, हर बाजार भरे हुए, हर रेस्टोरेंट भरे हुए, हर जगह बार लोग फिर रहे, घूम रहे।
लोग पीस चाहते हैं, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की जरूरत है, पाकिस्तान को नफरतों की जरूरत नहीं है। सही कहा। ये जो पीटीआई की सियासत है, आज की पीटीआई की नफरतें फैलाने की, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ बरगलाने के लिए, ये मैं समझती हूँ ये मुल्क दुश्मन अनासिर है। अच्छा, सियासत लेकिन होती है किसी भी मुल्क में, शहजाद सॉरी मैं अपनी थॉट जी जी कंप्लीट कर लूं, सियासत होती है अपने मुल्क की बका के लिए, अपने मुल्क के इमेज के लिए। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत क्लियर फर्क है। दहशतगर्दी वो होती है जब आप अपने मुल्क के इदारों के ऊपर अटैक कर दें। तो इन लोग ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी, इन्होंने तो पाकिस्तान की फौज जो कि हमारी प्राइड है, बेशक उनको सियासत में हिस्सा नहीं लेना चाहिए इतना एक्टिवली जितना वो पास्ट में लेते रहे हैं, एंड मे बी दे हैव ऑल्सो लर्न अ लेसन, बट जो भी कुछ हो वो हमारी फौज है, वो हमारी डिफेंस करती है। आप और मैं आज इसलिए बात कर रहे हैं कि हम एक आजाद मुल्क के शहरी हैं, क्योंकि हम एक पाकिस्तान आजाद मुल्क है जिसमें हम रहते हैं। हमारा आपको तो कोई तकलीफ नहीं है, जी हम जी क्यों अपनी फौज को बुरा कहें जो दिन और रात सिपाही हमारी डिफेंस करके और अपनी जानें दे रहे हैं हम लोगों के लिए। इन्होंने तो फौज पे अटैक कर दिया, कोर्ट्स पे अटैक कर दिया। जो इनके साथ है वो बेवतन है, जो इनके साथ नहीं है वो गद्दार है। ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है भाई? जी कौन बिल्कुल। सी अच्छा मैम, सियासत है? लेकिन आपने किसी मुल्क में ये ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं चलता। जी जी पॉइंट वेल टेकन, आपने ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देखी है उनकी पर्सनालिटी में भी और विद इन द पार्टी भी, कि उनकी पर्सनालिटी में एक आ रही थी वन फेल्ड मैरिज आफ्टर अनदर, और उसके बाद जैसे आपने अभी खुद कहा कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर की कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती और वो रिफ्लेक्ट करती है पब्लिक लाइफ पे, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन इसके उनकी पर्सनालिटी के साथ पार्टी में आ रही थी कि नजरियाती लोगों के बाद इलेक्टेबल्स आ गए, इस पे भी यकीनन आप लोगों की गुफ्तगू हुई होगी, और फिर 9 मई के बाद एक और फेज पार्टी का हमारे सामने आता है, इस पे क्या कहेंगी आप? देखिए शहजाद, मसला ये था कि जैसे जैसे पीटीआई को थोड़ी सी पॉपुलैरिटी मिलती रही, थोड़ा सा मैसेज जो था वो लोगों तक पहुंचने लगा और लोग वाकई बेजार थे। और चेंज तो एक इनएविटेबल चीज होती है किसी भी माशरे में, किसी भी मुल्क में, कहीं पर भी लोग चेंज चाहते हैं। एक नई जनरेशन ऑफ वोटर्स तैयार होती है, यूथ सामने आते हैं, जिस किस्म की लीडर्स एक मैसेजेस देते हैं उससे लोग इंस्पायर होके आगे बढ़ते हैं। तो पीटीआई पॉपुलैरिटी गेन कर रही थी कि लोग उम्मीद कर रहे थे कि ठीक है जो भी कुछ है, मे बी दिस विल बी अ फ्रेश चेंज फ्रॉम द पास्ट, मे बी ये मौरूसी सियासत को पीछे छोड़ के। और बाय द वे मैं आपको बताऊं, मैं मौरूसी सियासत के खिलाफ उस तरह हूं कि जहां पर बगैर मेहनत किए हुए, बगैर काम किए हुए आप फैमिली मेंबर्स को प्रमोट करें। मगर जहां अगर आपके फैमिली मेंबर्स आप ही की प्रोफेशन में, या माँ या बाप सियासतदान है और बच्चे भी सियासत में आना चाहते हैं और मेहनत करते हैं, तो ये उनकी मेहनत है अगर जो उनको सामने लाती है, उसमें कोई हरज नहीं है। मगर आप ये देखिए कि पीटीआई जो एंटी करप्शन थी, सबसे करप्ट पार्टी निकली है, यानी हिस्ट्री की। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने बताया, वो जो कि एक इंडिपेंडेंट अदारा है, बाहर के फॉरेन अदारा है, कि भाई इतनी करप्शन कभी पाकिस्तान में नहीं हुई जो इमरान खान के टेन्योर में हुई। तो लिहाजा करप्शन पीक पे, पुअर गवर्नेंस, यानी जो पुअरेस्ट लेवल की गवर्नेंस हो सकती है, वो पीटीआई के दौर में हुई। पंजाब जैसा इतना बड़ा सूबा जहां इतनी तरक्याती प्रोग्राम्स हो चुके हैं इन द पास्ट, जो भी कुछ है, जो भी हुकूमतें थी, वो पीटीआई की हुकूमत से बहुत बेहतर हुकूमतें थी। उन्होंने वहां पर कुछ तो दिखाने के लिए उनके पास ग्राउंड पे था। पीटीआई ने लाके वहां पर एक बेचारे शरीफ आदमी, मैं तो हर एक को शरीफ ही कहती हूँ, बाजार साहब जैसे भी वो इनकॉम्पिटेंट इंसान थे, कमजोर इंसान थे या जो भी कुछ थे, उनको लाके बिठा दिया। तो ये कितनी बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी थी पाकिस्तान के साथ। इमरान खान अपने घर से उनकी, जी जी, वन लास्ट एंड वेरी क्विक क्वेश्चन। चलें आप बोलें जी, अब आपने क्योंकि शुरू से इस जमात को देखा है, इसका हिस्सा रही हैं, इसका फ्यूचर क्या देखती हैं? मैं समझती हूँ कि पीटीआई जो है ये इस वक्त तो इतर बितर ही हुई है, मगर ये वो पीटीआई नहीं रही है। और ये इसका फ्यूचर ये है कि मैं उम्मीद ये करती हूँ कि लोगों के अंदर कुछ सैनिटी प्रिवेल करे, कोई पाकिस्तान की आवाम सोचे कि वो किसके पीछे लगे हुए, कितने झूठ और मुनाफिक इनके वादे हैं, कितना इनका फॉल्स प्रोपेगेंडा है। अपने मुल्क की बका का सोचें, पाकिस्तान का सोचें। मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई टूट चुकी है, ये वो पीटीआई नहीं रही है।
मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह लोग रियलाइज भी करेंगे हमारा इलेक्शन होना चाहिए टाइम के ऊपर। पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत बननी चाहिए ताकि लोगों के जो प्रॉब्लम्स और लोगों की ग्रीवेंसेस है, मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए एक प्रॉपर हुकूमत के थ्रू पाकिस्तान के अंदर कुछ हालात बेहतर हो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। जब हालात ग्राउंड पे अच्छे होंगे तो लोग रियलाइज करेंगे कि पीटीआई कितना बड़ा धोखा थी। बहुत बहुत शुक्रिया मिस फौजिया कसूरी साहिबा, आप वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थी सो अर्ली इन द मॉर्निंग। नाज़रीन यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। प्रोग्राम के पहले हिस्से में आप देख रहे थे फौजिया कसूरी बानी रुकन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुफ्तगू करेंगे कुछ वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डिवोस में इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उसके साथ जब इलेक्शन की आमद है तो बड़ा इंटरेस्ट है इंटरनेशनल कम्यूनिटी का भी, आलमी इदारों का, कि पाकिस्तान में किस किस्म की चेंज आएगी और पाकिस्तान जो हमारी कोशिश है पाकिस्तानी लीडरशिप की कि उस तरक्की की राह पर हम दोबारा से उस पटरी पर चढ़ जाएँ तो वो कितनी जल्दी मुमकिन हो पाएगा। गुफ्तगू करेंगे। बाबर गौरसी साहब मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं, तज्जियाकार हैं। आमिर जफर दुरानी साहब हमारे माशियात मेरे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर दुरानी साहब ज़रा क्विकली जो डिवोर्स में इस वक्त वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम चल रहा है, अगर चाहिए एक फोरम है जहां पे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, लेकिन इसके साथ इस किस्म के फोरम्स को आप इस्तेमाल भी करते हैं शोकेस करने के लिए अपने मुल्क को, अपनी यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म ने जो बात की कि जो स्पेशल इकनॉमिक जो इंसेंटिव काउंसिल बनाई है उसके ज़रिए पाकिस्तान में वो तमाम चीज़ें देने को हम तैयार हैं, वो फैसिलिटीज़, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जो किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर को चाहिए होती हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में। दुरानी साहब जी शुक्रिया बहुत बहुत। शायद देखिए इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ऐसे फोरम्स जो हैं, जिस तरह आपने पिछले दिनों कॉप के भी देखा कि कॉप 28 जो था बेसिकली उसकी तैयारी वहाँ पे हुई, उसके साथ साथ ये फोरम ज़रूर इस्तेमाल करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ ये तो बहुत ज़रूरी है मेंशन करनी आई थिंक नाजरीन के लिए, और आप इससे बहुत अच्छी तरह बाखबर हैं कि ये साल जो गुजरा है और जो अब साल चढ़ा है इसमें कोई सियासी और कशीदगी का पस मंजर ऐसा है दुनिया में कि इन सारे फोरम्स के ऊपर वो ट्रैक्शन नहीं मिल रही लोगों को, तो उसके बावजूद पाकिस्तान का वहाँ जाना और SIFC का वहाँ पे जिक्र आना और ख़ासतौर पे इस इन्वेस्टमेंट काउंसिल की तरफ से जो एक तरह से उन्होंने कोशिश है कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाएं, ये एक बहुत अच्छा कदम है। और मेरे ख्याल में वहाँ पे इनको थोड़ी नहीं बल्कि काफ़ी हद तक साइड मीटिंग्स जो होती हैं, जो बड़े बड़े आप भी जानते हैं मेरे से, मतलब ये इन्वेस्टर्स इस तरह मस्त तो खैर इस दफ़ा शायद नहीं आया हुआ, लेकिन जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तकरीबन सारे वहाँ एक ना एक दिन चक्कर लगाते हैं, लेकिन उनकी साइड मीटिंग्स पहले से हो चुकी होती हैं। आई थिंक दूसरी साइड मीटिंग्स जिनका हमें बहुत गौर से देखना चाहिए वो ये है कि जो हम वहाँ पे गल्फ की जो नुमाइंदगी हो रही है GCC की उसकी तरफ, और उसके साथ साथ थोड़ी सी मिडल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका की जो है उनसे हमारे ताल्लुकात कैसे रवाबत बढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आखिरी में ये कहता जाऊं कि ये जो इस दफ़ा की डेवोस है इसके अंदर लोगों की शमूलियत जो है अगर आप देखिए तो कदरे पहली दफ़ा से मुख्तलिफ है। तो मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, फिर आपके अगले जवाब में इसको एक्सपैंड करूँगा। बाबर गौरसी साहब, अब इलेक्शन की आमद है, इलेक्शन के बाद जो हम चाह रहे हैं जो हमें सियासी इस्तेहकाम हासिल हो वो आता नज़र आता है आपको? देखिए जब भी इलेक्शंस होंगे उसके बाद आप देखिएगा कि सियासी इस्तेहकाम यकीनी आएगा, और यकीनी तौर पे अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो उसके साथ माशी इस्तेहकाम भी होगा। अभी आप देखें कि कल ही पेट्रोल की प्राइस जो है 8 रुपये कम हुई है, तो उससे भी एक अच्छा इम्पैक्ट आएगा। दूसरा ये है कि जिस तरह आपने बात की है, इन्होंने भी डॉक्टर साहब ने भी बात की है कि SIFC बन गया है, और इसके साथ साथ अगर आप बात करते हैं कि डिवोर्स में जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हो रहा है
तो यकीनन देखें जब भी कोई इस तरह के फोरम्स होते हैं तो उसमें इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हो या आपका केयर टेकर, उसको तो जाना पड़ता है। और यकीनन आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले महीनों में आपको ये जो SIFC बना है और इसके पीछे जो कि बिल्कुल कमांडर जो हैं सिपा सलार बिल्कुल खड़े हुए हैं और इसका आपको रिज़ल्ट आएंगे। अभी आप देखिएगा कि IMF के साथ जो प्रोग्राम था वो भी बेहतर हो गया है, उन्होंने भी आपको इंस्टॉलमेंट दे दिया। उससे क्या हुआ है कि प्राइस जो है पेट्रोल की उससे कम हुई है। उसके अलावा अगर आप देखें तो अब आपको ऐसी हुकूमत चाहिए जो कि स्टेबिलिटी की जानिब जाए, और अभी जो वोटर है उसको भी इस तरह की हुकूमत को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि प्रैक्टिकल बात हो। देखिएगा अभी देखें ना, मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें जो हैं इस वक्त इलेक्शंस में हैं, PMLN है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, JUIF है, इसी तरह जो दूसरी रीजनल जमातें हैं वो भी हैं। अभी आप देखें वोटर ने ये सोचना है कि पाकिस्तान के लिए कौन अच्छा है, कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो उनको आपने देना है, वोट देने हैं या उनके साथ चलना है जो पाकिस्तान की बात करेंगे, जो रियासत की बात करेंगे। और इस वक्त जितनी भी लीडरशिप है आपके सामने है और वोटर्स के भी सामने है, लेकिन एक बात है कि अभी देखिए दुनिया जो है, अगर आप मुख्तलिफ न्यूयॉर्क टाइम पढ़ लें, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट्स पढ़ लें, BBC की देख लें, CNN की देख लें, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन 2024 जो हैं वो हो जाते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान स्टेबल होता नज़र आता है। आमिर दुरानी साहब, ये बाबर गौरसी साहब ने 2-3 आलमी मीडिया, बड़े जो वर्ल्ड रिनाउंड मीडिया हाउसेज हैं उनका हवाला दिया और उनकी जो फाइंडिंग है या प्रेडिक्शन है, आप एंडोर्स करेंगे इसे? मतलब आप भी ऐसे ही क्या सोचते हैं या नहीं? नहीं, देखिए इन्होंने बात बिल्कुल सही की है, लेकिन इसके अंदर जो चीज हमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि इस वक्त दुनिया का जो पस मंजर है और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की आने वाली हमें मुआशी इस्तेहकाम जिसकी हमें वाकई ज़रूरत है, उसके लिए बहुत ज़रूरत इस बात की है कि हम ये जो तेल का चढ़ जाना, गिर जाना, ये सोने की कीमत, ये डॉलर की कीमत, इससे थोड़ा हट के अब इंटरनल यानी कि हमारे अंदरूनी जो समाजी मसाइल हैं, क्योंकि सिर्फ ये कह देना, जो ये बात उन्होंने सही की है कि समाजी मसाइल और ये सियासी अपना इकनॉमिक यानी माशी इस्तेहकाम तभी आएगा जबकि आप एक तरह से सिस्टम सही करेंगे, चाहे वो जिस तरह का भी सिस्टम हो, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जरूरी है। लेकिन मैं फिर आपको ये कहता जाऊं कि जो ममालिक इस वक्त हमारे रीजन में तरक्की कर रहे हैं और जो फ्यूचर का ट्रेंड हमें इस वक्त आइंदा का नजर आ रहा है, उसमें वो ममालिक जो चंद चीजों के उतराव चढ़ाव से इम्पैक्ट हो जाता है उनका हर तीसरे हफ्ते, वो ममालिक सही तरह से अपना जैसे कहते हैं ना मुआशी उनकी जड़ें नहीं अभी तक इसका मतलब मजबूत हुई। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ तो नहीं, इसको समझ लें कि थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ाऊंगा कि ये अभी मिसाल के तौर पे जो चीज़ हमें एक और अभी आपने देखा होगा जो 2 चीज़ें डावोस में हो रही हैं, एक तो ज़ेलेंस्की का वहाँ जाना यूक्रेन का तरफ से और दूसरी तरफ ट्रंप का आयोवा कॉकसेस जीत जाना, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो हमें आइंदा 4 साल के लिए सोचनी है कि हमने इस सारे पस मंजर में, क्योंकि ये तेल की कीमत का उतरना चढ़ना ये बहुत ही एक छोटे से वक्फे का। जी ठीक। गौरसी साहब, फाइनली ये बताइए कि आपके ख्याल में आगे जो इलेक्शन होने जा रहा है, ये कोई इंटरेस्टिंग कॉन्टेक्स्ट है, कोई बड़ा कांटेदार किस्म का मुकाबला आप देख रहे हैं लास्ट 30 सेकंड्स? बिल्कुल जी, कांटेदार मुकाबला है। और इलेक्शन जितने भी होते हैं, अगर आपने खुद भी कवर किए हैं, 2008 से देख लें, 13 से देख लें, 18 के देख लें, इलेक्शन जब भी होता है तो वो पार्टीज़ के दरमियान भी होता है और ख़ासकर जो है वो कैंडिडेट्स के दरमियान होता है। तो इसलिए अच्छा मुकाबला आप समझ, बिल्कुल अच्छा मुकाबला आएगा और आप देखेंगे कि रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे और लोगों का जो रवैया है, आप देखेंगे कि जब 6-7 दिन रह जाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर पिक्चर नजर आ जाएगी कि कौन सी पार्टी आगे आ रही है और कौन वजीर आज़म। बहुत शुक्रिया बाबर गौरसी साहब, आमिर ज़फर दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा।